समझ लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते किसको, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मींस व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जैसे सोडियम का सुना होगा कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, माइनस इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन एक बात जान लो कि सोडियम सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ब्रॉट इनटू गैसेस स्टेट, जो बॉन्ड बनाने चलता है, तब जाकर के गैस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करके इट इज रीचिंग एट Na+ स्टेट। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकालने वक्त यदि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देना है, ये न्यूक्लियस बिल्कुल इसको अलाउ नहीं करेगा। सब इसको मन है, देखो एटम को मन होता है कि हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें, तो हम यहाँ पर 281 से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मन से कुछ करने से नहीं होता है। वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये Na+ आयन बनाएगा। तो इसी चीज को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये सोच लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, amount of energy required to remove valence electron, ये वाला इलेक्ट्रॉन, valence electron from an isolated atom, मतलब एक सिंगल एटम की बात आएगी, from an isolated atom in gaseous state। ये बात हर समय जान लो, जितना भी बॉन्ड्स बना है सब में खर्चे बैठे हुए हैं, सब में खर्चा। ये नहीं कि मन कर रहा है तो आराम से कर दिया, नहीं होता ऐसा। From an isolated atom in gaseous state, ठीक है। तो ये वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोला गया है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ये आइसोलेटेड एटम कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसेस स्टेट में। जितना एनर्जी खर्चा हुआ इसको यहाँ से हटवाने में, एन आयन बनाने में, दैट इज रिपोर्टेड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस टर्म पर डिपेंड करेगा? This depends upon what? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ये तुमको जानने का पूरा हक है कि किस में कितना खर्च बैठता है। आपको जैसे कहते हो ना कि ठीक है इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतने खर्चे आते हैं, मेडिकल की पढ़ाई में इतने खर्चे आते हैं, फिर उसके बाद पीजी कीजिए तो इतने खर्चे आएंगे, और नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो उसमें खर्चे कम बैठेंगे। तो एक ये हर समय बहुत मैटर करता है कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है। मतलब वो आगे जैसे कोई ये बोल दे कि नहीं मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी, बिना इन्वेस्टमेंट का एनर्जी मतलब अपनी मेहनत पुट इन किए हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने वक्त सारे एलिमेंट्स में किसी में इजी है, किसी में मुश्किल है। तो किस में मुश्किल है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यदि प्रोटॉन्स का असर, जैसे कहते हैं ना कि घर में यदि पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो क्या मजाल कि आपको कोई फोन भी बेटा, यदि पेरेंट्स से आपको डर लग रहा है, पेरेंट्स की नजर आप पर है, क्या मजाल कि आपको इतनी हिम्मत हो जाए कि फोन खोल करके थोड़ा सा टिकटॉक देख लें, फोन खोल करके उस पर मूवीज देख लें। ये जहां पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, यानी पेरेंटल कंट्रोल ज्यादा होगा, तो आप जान लो उस वहां से बच्चों को भड़काना या बहकाना मुश्किल है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि उसके यहाँ कोई कॉल भी करे तो उसको आंसर मिलना मुश्किल होगा, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कौन नजर गड़ाए रखता है? जैसे आपको हमने स्कूल वाली बात बताई थी, टीचर्स नजर गड़ाए हुए रखते हैं वैलेंस शेल पर, आखिरी बेंचेस पे। उसी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लगातार बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नजर रखता है। यदि यहाँ पर नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको हमने बताया था ना, ENC इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस शील्डिंग इफेक्ट, ये कोट किए हैं ना आपको, ठीक है। ये चीज हमने बताया था।
तो जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब प्रोटॉन्स का क्वांटिटी बढ़ गया है. दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. छोटी साइज के जो एटम्स होंगे ना, उस पे पेरेंट्स का नजर यानी न्यूक्लियस का नजर बहुत ज्यादा रहता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा. इसलिए हम लोगों ने लिखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. ये था नॉर्मल. दिस इज देयर इन द नॉर्मल वे. ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल है. लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस भी है, आपको मालूम है अच्छे से. एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस में क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stable half filled and completely filled configuration. Stable half filled filled configuration. Ionization energy is directly proportional to stable half filled and completely filled configuration. This is the first one. And second is what? इसके साथ जैसे बात हो गई है, second one आपका जाएगा इस चीज में penetrating effect. ये दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेगा बेटा. ये एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए है. जब कभी भी आपको ये बात पढ़नी होगी तो आपको ये चीज देखना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ नॉर्मल ट्रेंड. नॉर्मल ट्रेंड क्या है फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बेटा लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे पीरियड में एंड डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस. नॉर्मल ट्रेंड जो होगा डाउन द ग्रुप में, आपको मालूम है अच्छे से कि एटॉमिक साइज बढ़ता है. एटॉमिक साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, याद है ना, शेल्स बढ़ता है. तो डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा. ठीक है, IE डिक्रीजेस. क्यों? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, दिस इज नॉर्मल ट्रेंड. मतलब शुरू में देखो हम लोग की सोच एकदम सीधी सोच होती है, पहले सीधी सोच के साथ चलेंगे. एक्सेप्शन तो रेयर होता है ना, लेफ्ट टू राइट पर आते हैं. लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ? अक्रॉस अ पीरियड. व्हाट हैपेंस? बाएं से दाएं की तरफ हम लोग को जाना होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा ये बात हम लोग जानने की. एटॉमिक साइज आपको पता है कि बाएं से दाएं घटता है. तो अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यदि एटॉमिक साइज घटता है तो IE ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है. हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं IE इंक्रीजेस. क्यों? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. Atomic size decreases and beside atomic size one more thing is there. इसके अलावा effective nuclear charge increases. याद है ना, बाएं से दाएं effective nuclear charge increases. ठीक है, ये आपका नॉर्मल ट्रेंड हुआ बेटा. यानी पीरियोडिक टेबल में तुमको ऐसे जानकारी लेनी है कि किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो ये तुमको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल ये हमको बता दो कि सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है. आप लोग सब लोग बोलोगे फ्रॉम विच एटम इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज्ड इजीली. बोलिए. सीजियम. सीजियम. क्यों? क्यों? क्यों?
Atomic size is very large. The maximum atomic size in this group. Yes, atomic size increases, IE decreases. मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है. IE decreases. ठीक है. अब और तुमसे हम पूछते हैं, इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो? What do you expect here? अब क्या एक्सपेक्ट करते हो बेटा, ये बताइए. तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या है as you move across a period? What happens? अब बोलिए. एनर्जी इंक्रीज करेगा. क्या होगा? IE increases. ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है. क्यों? क्योंकि ENC increases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये सब समझोगे, ये बात जान लो बेटा, सबके ब्रेन जैसे कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि लाइफ में केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये लाइफ में ये बात जरूर है कि हमारा सोचने का ढर्रा जो है ना वो चेंज होता है. आपका सोचने का ढर्रा, यदि लगातार आप इस बात को सोच करके रिलेट कर पा रहे हो, यानी कि आपको अप्लाइड चीज आती है. अब यहाँ पर सुनो ध्यान से. वी आर हैविंग एक्सेप्शंस नाउ. हमारे पास अब एक्सेप्शंस होगा. एक्सेप्शंस क्या है, कहां पर है? ये सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है और बेरिलियम बोरॉन के साथ है. वी आर हैविंग एक्सेप्शंस. पहले एक्सेप्शंस जो बोलोगे, आप क्या सोच के चल रहे हो? बेरिलियम एंड बोरॉन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? अभी खुद ही बोलो आई बढ़ रहा है, यानी कि बोरॉन का ज्यादा सोचोगे. और एक्सेप्शंस जो होता है बेटा, एकदम जस्ट बगल वाले के साथ खुन्नस होता है उसका. ये नहीं कि बोरॉन का लिथियम के साथ होगा, बोरॉन का इन लोगों के साथ होगा, नहीं. या नाइट्रोजन का फ्लोरीन के साथ होगा, नहीं. अपने अगल बगल वालों से होता है एक्सेप्शंस. क्वेश्चन ये जाएगा, इन बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो एक्सेप्शंस, एकदम ध्यान रखोगे इसको, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से क्वेश्चन में लिखिएगा भी. इन सेकेंड पीरियड oxygen has less IE than nitrogen. आंसर डालिएगा. वजह क्या है? ड्यू टू स्टेट. आप बोलोगे कि मिस वो साइज घट रहा था तो IE बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये जान लो कि एक नॉर्मल जो रीजन होता है, कभी कभी तीसरा कोई रीजन उसको ओवर पावर कर लेता है, उस पर हावी हो जाता है. ड्यू टू स्टेबल, जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. Due to stable half filled configuration in nitrogen atom, IE remains higher. Then oxygen. ये जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इट इज हैविंग स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. नाइट्रोजन का ध्यान है ना, क्या होता है? 1s2, दिखा भी देना, 2s2, 2p3. तो ये जो P है, कितना कैपेसिटी है P के पास इलेक्ट्रॉन होने का? 6. 6 is completely filled, that is stable. हाफ फिल्ड को भी सिमेट्रिकल माना जाता है, उसको स्टेबल माना जाता है. तो जस्ट बगल, ये नहीं कि सबके साथ सबसे ज्यादा हो गया, नहीं. ये अपने बगल वाले को क्या धौंस देगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा था, तो सब एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शायद उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा दिखा. ठीक है, ध्यान रहेगा. अब आइए इन सेकेंड पीरियड, boron has less ionization energy than beryllium. एक तो तुमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि लेस है, ये सब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इंफॉर्मेशन भी है. वजह क्या है उसको देख लेते हैं. 1s2,
2:2, ये यहाँ पर 1:2, 2:2, 2p1। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? We have to just check here. First electron will go out from where? ये निकलेगा P से, ये निकलेगा S से। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक के केस में 2s और एक के केस में 2p पे निकलेगा। इस दोनों में से किससे निकल सकता है? आराम से थोड़े अपने दिमाग लगाइएगा कि S एंड P में, जानते हो बेटा, एक ही शेल में जो आपका S और P है, S इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। S जो है ज्यादा क्लोज है, तो नेचुरली बाहर वाले को जो न्यूक्लियस के ज्यादा कंट्रोल में होगा, क्लोज होगा। जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स बहुत बहुत ज्यादा मान रहे हैं, बहुत ज्यादा एफिनिटी शो कर रहे हैं, या भाई बहन बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है। बेटा प्यार दिखाना में कभी कभी उल्टा भी पड़ता है। इतनी नजर रखी जाती है कि उससे यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ खेलने मिलने का मन भी करे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार उस पर कंट्रोल रहने से यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो यही बात बताने की कोशिश की गई है कि एस जो है अपने अपनी शेल्स में, यहां भी सबसे ज्यादा एस नजदीक है न्यूक्लियस के, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इसको कहते हैं हम लोग पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, हम लोग यहाँ इस तरह की बात लिखेंगे, इन बेरिलियम electron has to be removed from s orbital, which is more penetrated towards nucleus। ये वर्ड हम लोगों ने यूज किया, penetrated मतलब नजदीक है, towards nucleus compared to p। मतलब कि 2s एंड 2p में s से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, किसके तुलना में? कंपेयर टू p। इन बेरिलियम we said electron has to be removed from s orbital, which is more penetrated towards nucleus। यहां से निकलना है और ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड है। So one which is more penetrated towards nucleus, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यही तुलना किया गया कि S से निकालना मुश्किल था, P से निकालना मुश्किल आसान है। बहुत सारे लोग इसको कंप्लीटली फिल्ड बोल देते हैं और कहते हैं ये तो कंप्लीटली फिल्ड है ही नहीं। बेटा कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड तभी बोल सकते थे जब आपका कंपैरिजन का एक लेवल रहता। जैसे हमको ये बोलने की बात आती कि 1s2 2s1 एंड 1s2 2s2, किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तब हम कहते कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। मतलब 2s का तुलना हो रहा था। यहाँ पर ये 2s है, ये 2p है, सेकेंड शेल दोनों का सेम है, ये 2s है, ये 2p है। तो 2p से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, मतलब आसान है कंपेयर टू 2s। उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किए? पेनिट्रेटेड। अब इसके बाद वैसे ही ये 13th ग्रुप में याद होगा आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम का आपको बताया था कि एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर चक्कर होगा, हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का कम होगा एल्यूमिनियम से, मेरा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज सिमिलर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इसमें रीजन आप सेम डालिएगा, क्यों सिमिलर हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये आपको एटॉमिक साइज में पढ़ाए थे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लाइन हम लोगों ने बोला था। ये तो था गैलियम इंडियम। एक और क्वेश्चन आपको बनता है, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड वाला बताए थे, 3D सीरीज
ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू 4D। मतलब 3D का 4D का कम होगा। जैसे कॉपर 3D वाला प्राणी है, उसके नीचे सिल्वर 4D का है, उसके बाद गोल्ड 5D का है। तो ये आराम से IE डिक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ा था, डिक्रीजेस, लेकिन यहां से IE इंक्रीजेस। मींस यहां पर 4D विल बी लेस देन 5D, ये सिचुएशन है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन डालेंगे? मींस हमारा रीजन क्वेश्चन ये है, IE ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स remains, जबकि छोटा होना चाहिए, remains similar or greater than 4D series। यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इतना लोचा है, यहां पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर हावी हो गया है आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। हुआ क्या है, 3D से 4D पे जब हम आ रहे हैं, कॉपर से सिल्वर की तरफ, एक शेल बढ़ता है और 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, याद रखना चाहिए। लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन्स तो स्कैटर्ड हो गया, 4f में चला गया उसका बहुत ज्यादा, d में चला गया, यानी कि 14, 10, 24 इलेक्ट्रॉन्स इसका बर्बाद हो गया। ऐसी जगह पे चला गया है कि जो शील्ड की तरह काम करना चाहिए, नहीं किया है शील्ड की तरह। तो ये चीज हुआ था। तो यहाँ पर हमको बतानी है कि 4D से 5D की तरफ जैसे ही हम लोग आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, और ये बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4D टू 5D आंसर, फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज विद इन अ ग्रुप, effective nuclear charge increases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बताओ किसके शील्डिंग इफेक्ट खराब होने की वजह से? वही जो आपने एटॉमिक साइज में लिखा था वैसे ही लिखना है। जल्दी से स्टेटमेंट एक साथ, यदि तुम लोग लिखते हो बेटा फिर हम रिकॉर्डेड चीज भेजेंगे ही। यदि आप लिखते हो, नोट्स बना करके लिखते हो, बार बार कह रहे हैं नोबडी इज गोइंग टू सी व्हाट यू डू। आपको अच्छा करना है, आपको अपने से करना होगा। अब बड़े हो गए हो, and teachers they are providing you notes। आप अपनी कॉपी देख करके बताओ जल्दी से। कोई भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये वाला चीज कॉपर सिल्वर गोल्ड हमने बताया था आपको। वहां पर हमने बोला था कि एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट because of 4f electrons। From 4D to 5D series within a group, effective nuclear charge increases। वजह क्या है? Poor shielding effect. Shielding effect Right. caused by Poor shielding increases, caused by very good, increases due to poor shielding effect caused by by 4f electron. कौन सा? Due to poor shielding effect caused by which electrons will say? 4f. 4f electrons। सही है, ठीक है। Due to 4f we said here। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो एक्सेप्शंस हो गया हम लोगों का, आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शंस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो था, ये तो बात थी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की किस एटम को मुश्किल होता है। तुम सोचो कि तुमको एक आइडिया मिल गया होगा कि यदि हम ग्रुप जानते हैं, बेटा एक आइडिया आपको आराम से मिलेगा। यदि हम ग्रुप जानते हैं तो हम नीचे जैसे जाते हैं तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मुश्किल नहीं होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है। बाएं से दाएं जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई।
ये हमको बॉन्डिंग को डील करने, ये सब्सटेंस के नेचर समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने की बात करता है तो वहां पर कोई एलिमेंट है ना, दूसरा एलिमेंट ग्रुप नॉन मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, तुम यदि थोड़ा जज करने की कोशिश करोगे तो टीचर्स के बारे में जज करोगे कि कौन डिलीवर कर सकता है नॉलेज को। और तो एक तरफ यदि डिलीवर कर सकता है, यदि टीचर का को, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि नहीं टीचर का डेमो लेंगे, टीचर को चेक करेंगे, तो टीचर को भी तो हक बनना चाहिए ना कि सामने वाले स्टूडेंट्स का दिमाग कितना है कि उसको रिसीव कर सके। मतलब छोड़ दो, टीचर आजकल ये सब काम करते नहीं है, उनको वो हक बनता नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान होगा कि स्टूडेंट्स के में भी तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाउ मच स्टूडेंट कैन रिसीव, और उसके रिसीव करने में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अड़चन है। ये नहीं केवल एक दिमाग ही मैटर करता है, बहुत सारी चीजें होती है जो सराउंडिंग फैक्टर उसको अफेक्ट करती है। तो कौन कौन सा सराउंडिंग फैक्टर उसको अफेक्ट करता है जो कि उसको नॉलेज गेन नहीं करने देता है। जैसे आज के डेट में कोरोना वाले इफेक्ट में आपका मोबाइल, ये इंटरनेट फैक्टर जो है वो एक इरिटेशन करता है। इंटरनेट देखो, पहले भी होता था कि डिस्टेंस हो गया, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन अभी आज के डेट में तत्कालिक प्रॉब्लम क्या है, सब चाहे तो घर बैठे बैठे एकदम आराम से पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन तत्कालिक प्रॉब्लम क्या होता है, इंटेंस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को रिसीव करने में कौन सा फैक्टर अड़चन है, दैट इज इंटरनेट फैक्टर जो हम बोलेंगे। गैजेट्स तो आदमी आज ना कल तो ले ही लेगा, मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, जो भी हुआ, लेकिन इंटरनेट तो गवर्नमेंट को देनी है या फिर सराउंडिंग को देनी है, तो वो फैक्टर अड़चन डाल रहा है गेन करने में। तो वही चीज हम समझने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन तीसरा गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, ये किसके लिए होगा, मेनली ये नॉन मेटल्स में होता है, लेकिन पहले बाद में हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। What is exactly electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is what? और केमिस्ट्री का एक और चीज समझना, तुमको कोई चीज ऐसा लगे कि दो चीज को हमको तोड़ना है, सपोज करो कोई चीज है इसको तोड़ना है, तोड़ने के टाइम में जानते हो वी नीड टू पुट इन एनर्जी, एनर्जी सप्लाई की जाती है। लेकिन जब तुमको पता चले कि जो चीज, दो चीज को जोड़ना है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगा। तोड़ने वक्त जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकालना है, तो वहां पर एनर्जी सप्लाई हुआ। लेकिन कहीं पर तुम फील करते हो, कह रहा है कि नहीं कोई चीज जुड़ रहा है, जुड़ने वाली टाइम में एनर्जी रिलीज होता है। ये बात को समझ पा रहे हो? लॉजिकली थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तोड़ने वक्त एनर्जी चाहिए, जुड़ने वक्त एनर्जी रिलीज होगा। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है। इसको स्टेट्स थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्ड को अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of electron is added to neutral atom amount of energy released when 1 mole of electron is added to neutral atom in a gaseous state. Gaseous state, ठीक है, उस समय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा when electron is added. ये बात समझ में आ रही है? What is electron gain enthalpy exactly? Amount of energy released when 1 mole of electron is added to neutral atom in a gaseous state. तो ये जो 1 mole of electron is added की बात कर रहे हैं to a neutral atom in a gaseous state, और ये जान लो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर, वो इंडिकेट करेगा कि उतना ही आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है।
amount of energy released indicates what? Easier is the addition of electrons. जैसे यहाँ देखना, फ्लोरीन है 27, इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये पहुंच गया F माइनस 2 8, राइट? तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो, तुम लोग को तो पता होगा एनर्जी रिलीज होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं, एंड डेल्टा H is indicating -100. समझ आ रही है बात? When electron is added to neutral atom, ये इस स्टेट पे पहुंचेगा, that time energy is released, and energy release को हम माइनस के सेंस में दिखाएंगे, -100 किलो जूल. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये इंडिकेट करता है कि आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. सुन रहे हो? कोई भी एक एटम, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू वन हिंट, A gains electron, forms A minus, 100 किलोजूल रिलीज किया. डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिलीज को माइनस से दिखाएगा. माइनस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज, मतलब उसको और किसी चीज से कुछ नहीं करना है. माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज की बात करता है. B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, B माइनस किया 200. यहाँ डेल्टा HEG इज इक्वल टू -200. यहाँ आपको बतानी है एक छोटी सी बात. दिस इलेक्ट्रॉन दैट विच इज एडेड, ये जो ऐड हुआ है आपका और -200 किलोजूल दिखा रहे हैं, आउट ऑफ दीज टू, ये जो अमाउंट जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, दैट इंडिकेट्स कि उसको उतना ही मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने में. मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मोर वर्ड को देखना, मोर नेगेटिव ऐसे पढ़ा जाता है. नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, gain enthalpy indicates more negative is the electron gain enthalpy indicates more release of, indicates more release of energy. ठीक है? More release of energy, that is more electron affinity. क्या हम लोगों ने बोला? मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंडिकेट्स मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ये बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इंडिकेटिंग मोर नेगेटिव. ठीक है? जैसे आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे, सपोज करो कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस चीज पर डिपेंड करेगा. स्लाइड्स देख लेते हैं. या बेटा एक चीज आप लोग बताइएगा कि हम लोग इसको जरा सा और अच्छे से समझें कि कोई भी एलिमेंट, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? Easier is the addition of electron means more release of energy. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वो हमको बताएगा कि उसको बहुत मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने में. और उसका हमको कैसे पता चलेगा? उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू देख करके. किसी ने 400 रिलीज किया, किसी ने 200 रिलीज किया, तो नेचुरली 400 रिलीज करने वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा. ठीक है? आगे यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं इस सेंस में. कोई दो एलिमेंट्स की हम बात करें, किस चीज पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस
negative electron gain enthalpy. This is directly proportional to कौन इलेक्ट्रॉन गेन कराने में मदद करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहां पर प्रोटॉन्स रहेगा ना, प्रोटॉन्स इनवाइट करेगा कि अच्छा बुला लो ना इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हेल्प भी कर देता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एक्सेप्शंस, affinity, inversely proportional to stable configuration. ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ समझ में आ रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड क्या होगा? What was the general trend in electron affinity? General trend. Down the group क्या होगा? कुछ आइडिया दो? And across a period. Down the group and across a period क्या होगा? हम डाउन द ग्रुप करेगा और अक्रॉस क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा मैम। ठीक है, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज। चलो ठीक है, क्यों डिक्रीज किया? क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं न्यूक्लियस सपोर्ट नहीं करेगा कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कीजिए। अक्रॉस अ पीरियड व्हाट हैपेंस? इंक्रीजेस। क्यों? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, ENC बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, across a period increases, atomic size decreases, ENC increases. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट क्या आएगा वो समझते हैं। एक्सेप्शंस क्या रहेगा? जैसे देखो ये इस वाले केस में डाउन द ग्रुप वाले में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, पीरियड वाले में ही है। कहा जाता है कि लिथियम बेरिड, सेकेंड पीरियड में बात कर रहे हैं, बोरॉन के बाद कौन सा हो गया? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। सही है, आपके हिसाब से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, वेरी गुड, ये बहुत बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नाइट्रोजन का सोच रहे थे कि ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, नाइट्रोजन का कार्बन से। नाइट्रोजन के बारे में कार्बन एंड नाइट्रोजन से सोच रहे थे कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कार्बन से, बट ये एक्सेप्शंस कर लें ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन। क्या वजह होगा बताओ? क्यों कम होगा? ड्यू टू, आपको एक्सेप्शंस लिखाए थे ना, हाफ फिल्ड रहेगा तो क्यों लेगा ये? ड्यू टू हाफ फिल्ड, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन, रीजन क्या डालेंगे? ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 18th ग्रुप is 0. Means for noble gas it is 0. बोलो क्यों 0 है? बिल्कुल इसको इलेक्ट्रॉन लेने का मन नहीं करता है, रिसीव करने का। क्या रीजन डालिएगा? Due to stable configuration. सही है। नेक्स्ट आइए, हैलोजन में जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जाएगा, हैलोजेंस। have maximum electron affinity. ये तो समझ में आ रहा है, एफिनिटी। वजह क्या है? क्यों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसके पीछे रीजन क्या डालिएगा? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त एक्सेप्शंस है, जबरदस्त एक्सेप्शंस। जानते हो, हैलोजन में हम लोग सोच के चल रहे थे कि फ्लोरीन, सोच क्या रहे थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक, ये सोच के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, डिक्रीजेस। ये हमारा सोचना था, ये हमारा सोचना था। लेकिन सच्चाई क्या है? थोड़ा एक्सेप्शन हो गया। ट्रेंड ऐसा है, दिख रहा है आपको? रियलिटी किसका? पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा दिख रहा है आपको? हैलोजन में किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है? क्लोरीन का, Cl का। तो ये क्वेश्चन रहेगा ना कि व्हाई दिस Cl इज हैविंग मोर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके पीछे वजह क्या है, ये जानना है। Cl has, ऐसा क्वेश्चन रहता है आपका, Cl has more negative electron gain enthalpy इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है, देन फ्लोरीन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो। देन F। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई दैट Cl हैज मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन F, फ्लोरीन। उसके पीछे सिंपल सी रीजन ये जा रही है, अड़चन जो नहीं बोले आपको, सबसे सपोर्टिंग था फ्लोरीन का। फ्लोरीन हैज गॉट 2 शेल्स, और दूसरा शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां को आना है। ठीक है, पता चलता है एक अलग चीज है, ये एकदम न्यूक्लियस बहुत चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, बट इलेक्ट्रॉन शुड कम ओवर हियर। ये न्यूक्लियस जो है, ये जो जितना इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो पहले से है ना, दे स्टार्ट शोइंग जगह कम है, सेकेंड शेल में जगह कम है, दे शो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन for incoming electrons in fluorine, electronic repulsion for incoming electron in fluorine in valence shell। देख लो, ये जो छोटा साइज है, सेकंड है शेल, तो साइज छोटी है, साइज छोटी है तो एक जबरदस्त ये फैक्टर काम करने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि आपका तुम नोटिस करना, गाड़ी के पीछे वाले सीट पे बैठे हो, तीन का जगह रहता है, 2 लोग बैठ जाते हैं तो तीसरा के लिए ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन इन वैलेंस शेल डिक्रीजेस।
नेट रिलीज, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है लेकिन वहां सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, कोई मतलब ये अंदर घुस ही नहीं पा रहा है, इतना ये लोग तंग करता है। जबकि प्रोटॉन चाह रहा है electronic repulsions for incoming electron in fluorine valence shell decreases net release of electron gain enthalpy. ठीक है, आप बोलोगे सीएल में क्यों नहीं हुआ ये प्रॉब्लम? सीएल में जानते हो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इन सीएल, ऑन द अदर हैंड तुमको इतना लिखना नहीं है, लेकिन हम ये आपका हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक आइडिया आपको बता दे रहे हैं कि ध्यान रखना। ऑन द अदर हैंड इन सीएल, no inter-electronic repulsions works. Is seen due to bigger valence shell. क्या है Cl में? थर्ड में आना है बेटा, और थर्ड में जगह ज्यादा है, 2 3 4 5 6 7, 8वां जब आ रहा है तो उसको कोई मुश्किल ही नहीं, 18 का जगह था, आराम से एंट्री मार गया, कोई ये लोग कहीं से धक्का मुक्की नहीं किए। So on the other hand in Cl, no inter-electronic repulsion is seen due to bigger valence shell. ठीक है, तो ये फैक्टर वहां काम ही नहीं किया। तो यही इसी वजह से जानते हो क्या होता है, फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, सपोज करो कि 100 किया है, तो Cl में उसी समय इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वक्त 150 हो गया। तो इसमें कोई अड़चन नहीं आया, Cl के केस में अड़चन नहीं आया था, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। Cl के बाद Br एंड आयोडीन वगैरह में परेशानी नहीं है, इन्हीं दोनों के साथ हुआ। क्लोरीन का हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि सबसे ज्यादा होना चाहिए था, आराम से ये आ जाता, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। उसी तरह से 16th ग्रुप में सल्फर ऑक्सीजन, जबकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, हम आपको जैसे बताते हैं बेटा ऐसे ही लर्न किया कीजिए, एक एक दिन में एक एक ग्रुप, अभी तक हैलोजन बात कर चुके, 18th ग्रुप बात कर चुके, 16th का नंबर आया, अब बहाना ढूंढो उसको लर्न करने का, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, ऐसा सल्फर का ज्यादा है। सेम चीज, रीजन वही है, 15th ग्रुप फॉस्फोरस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो डिक्रीज हो रहे हैं सबसे ज्यादा, और किसी में नहीं है, यही एक्सेप्शंस दिखता है। ठीक है, 15th में फॉस्फोरस का ज्यादा है, इसका सल्फर का, और 17th में Cl का, Cl F Br आयोडीन एस्टेटिक। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग परसों फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है, और कुछ याद दिलाना कि अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगा, उसके साथ